लो जनाब, आज फिर डिपोर्ट हुए हैं रोमानिया से। ओहो, कल बॉर्डर पे आए थे, कल बॉर्डर पे पहुंचे हैं। सुबह रात उधर रेस्ट की है, रात रेस्ट की है बॉर्डर पे। सुबह बॉर्डर क्रॉस किया दिन के टाइम, उन्होंने पकड़ लिया, डिपोर्ट किया। अभी जा रहे हैं वापस। अल्लाह, ये देखिए जनाब, ये हम सर्बिया में हैं और सर्बिया जी में राइट साइड पे है। ये सारा रोमानिया है और लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट साइड पे सर्बिया है। ये हम बॉर्डर क्रॉस करने की जो पॉइंट है उधर जा रहे हैं, उधर से बॉर्डर क्रॉस करना। लो जनाब, हम निकल पड़े हैं रोमानिया बॉर्डर की तरफ और अभी टैक्सी में है। ये आगे भी एक टैक्सी जा रही है, पीछे भी टैक्सी हैं 4-5 और अभी हम रोमानिया बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। ये मेरी दूसरी ट्राई है रोमानिया की तरफ से, रोमानिया से हंगरी और हंगरी से फिर ऑस्ट्रिया इंशाल्लाह। और अब देखते हैं क्या बनता है। ये दूसरी ट्राई है मेरी, अल्लाह कामयाब करे। ये जब हम बॉर्डर के बिल्कुल पास बैठे हुए थे और चल के आए थे, 1-1.5 घंटा तो यहाँ पे बैठे खाना वगैरह खाया सुबह के टाइम। ये पीछे आप देखें, आप नज़र आ रही होगी, ये इंडियन लड़की है, 3 लड़कियाँ थी इंडियन हमारे साथ। ये जब हम रात को डिपोर्ट हुए हैं दूसरी मरतबा, तो रोड पे हम चल रहे थे, फिर इधर से टैक्सी मंगवाई और टैक्सी में बैठ के फिर हम वापस कैंप चले गए। जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल सबका? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ और एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ अपना एपिसोड लेकर, 10वां एपिसोड लेकर। और इस जो एपिसोड में आपको बताऊंगा, सॉरी पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि जो पहली मैंने ट्रायल लगाई जो रोमानिया जाते हुए की थी। रोमानिया से हंगरी जाना था, हंगरी से फिर टैक्सी लगनी थी ऑस्ट्रिया। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा दूसरी जो हमारी नाकाम डेंगी थी, वो भी रोमानिया की थी। पहले मैं आपसे ये क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत सारे मुझे लोगों ने कमेंट किया पिछली वीडियो में और कुछ लोग कहते हैं कि आप यूनान गए। एक मुझे लड़के ने मैसेज किया, वो कहते हैं आप यूनान चले गए थे तो फिर आप सर्बिया क्या लेने आए थे। बंदा पूछे सर यूनान से आगे आना इटली के, मैंने यूनान क्या रह करना है। अच्छा, एक और भाई था, उसने मुझे कहा, शायद शहजाद नाम था उनका, उन्होंने मुझे कहा कि आप अगर आप हंगरी जाते हैं रोमानिया क्रॉस करके तो हंगरी में को टैक्सी लगती है, किसी ट्रेन में जाना पड़ता है या पूरा हंगरी क्रॉस करना पड़ता है। भाई मेरे, मैं आपको ये बताऊँ कि सर्बिया कैंप से जब आपको निकलते हैं ना आप, तो जो आपका एजेंट होता है ना, उससे आपकी डन होती है बात ऑस्ट्रिया तक। ऑस्ट्रिया अगर आप एंटर हो गए तो फिर आपको टेंशन नहीं है, समझो आप यूरोप में हो, सही है। तो ये चीज़ है, जब आप रोमानिया क्रॉस करना है आपने 3-4 घंटे पैदल चल के रोमानिया आपने पैदल क्रॉस करना है, सही है। हंगरी आपने एंटर हो जाना है। जब हंगरी आपने एंटर होना है तो हंगरी के बाद आपकी वहाँ से थोड़ा ही चलना पड़ता है, मतलब कि हंगरी एंटर होते ही वो जंगल में कहीं सेव कर लेते हैं, उधर से वो टैक्सी आपको उठाती है, कंटेनर उठाता है, कोई भी है, मतलब कोई चीज़ आ जाएगी, कोई कुंभी आ जाएगी, उसके अंदर आपको बिठा के वो ले जाते हैं सीधा ऑस्ट्रिया पे। वो तकरीबन 5 घंटे 4 घंटे 3 घंटे इतनी गाड़ी चलती है। वो आपको ऑस्ट्रिया के बॉर्डर पे उतार दिया, आपने दौड़ लगा के ऑस्ट्रिया एंटर हो जाना। उसके बाद आपको पुलिस पकड़ लेती है उधर की, फिर आपको कैंप में ले जाती है, फिंगर वगैरह आपके होते हैं और आप फिर आपको 1 दिन बाद 2 दिन बाद वो छोड़ देते हैं, क्योंकि वो ओपन कैंप होता है। पहले वो थाने लेके जाते हैं, उसके बाद वो ओपन कैंप में लेके जाते हैं। तो मैं ऑस्ट्रिया की गेम कर रहा था, क्योंकि उधर से जो लोग पैदल की गेम करते हैं वो बोस्निया से करते हैं, जो लोग जिनके पास पैसे होते हैं, जो पैसे लगा के जाते हैं, वो सर्बिया से ऑस्ट्रिया की गेम करते हैं पैसे लगा कर। तो मैं ये गेम कर रहा था। और ये दूसरी ट्राई जो मैं आपको आज बताऊँगा, दूसरी ट्राई में हमारे साथ क्या हुआ। हमारे साथ 3 लड़कियाँ भी थी जो कि इंडियन थी जी। तो हमारे साथ 3 लड़कियाँ थी जो कि इंडिया की थी और वो सीखनी थी। अब इंडिया से जो बहुत ज़्यादा आती है बाई सर्बिया, और उसके बाद शायद एक और मुल्क है, शायद मोंटेनेग्रो या पता नहीं कौन सा मुल्क है, उधर उनका वीज़ा ऑन अराइवल है। वो वहाँ से बाइयर आते हैं और उधर से वो आते हैं सर्बिया, सॉरी सर्बिया जो बाइयर आते हैं, पहले मोंटेनेग्रो जो बाइयर आते हैं वो सर्बिया पे आते हैं। जो लोग बाइयर सर्बिया आते हैं वो उसके बाद सर्बिया से आगे की गेम करते हैं ऑस्ट्रिया की। तो वहाँ पे सिख बहुत ज़्यादा आते हैं। उनका मुआहदा हुआ है मेरे इस साल अगस्त में, उनका मुआहदा ख़त्म हो रहा है। 5 साल का मुआहदा था। इंडिया का वीज़ा ऑन अराइवल सर्बिया दे रहा था, लेकिन जितने भी लोग मतलब 100
बंदा अगर सर्बिया आया तो 100 में से 98 वापस नहीं गए, वो आगे आ गए। तो अभी मेरा ख्याल उनको ज़्यादा मज़ीद टाइम नहीं मिलेगा इंडिया वालों को अगस्त के बाद, क्योंकि ये जो मुद्दत है वीज़े वाली, वीज़ा ऑन अराइवल, ये ज़्यादा उनको नहीं दिया जाएगा, अभी उनको ख़त्म हो जाएगी मेरे ख्याल से। तो वो सीखनी जो थी वो तकरीबन 2 साल से अपने घर से निकली हुई थी, वो उन्होंने काम वगैरह किया किसी और मुल्क में, और अभी वो आगे जाना चाह रही थी। उनके जो हस्बैंड थे, वो बच्चे उनके हस्बैंड वो इंडिया में थे, तो हमारे साथ वो उन्होंने डेंकी लगानी थी। अब वो क्या है कि हम जब कगिंदा कैंप से निकले हैं तो रास्ते में होटल में थे, वो उनके साथ एक काला सा लड़का था, बिल्कुल काला सा मोटा सा, वो भी इंडिया से था, और 3 वो लड़कियाँ थी, और उनको हमने रिसीव करना था रास्ते में से। अब जब होटल के पास पहुंचे हैं तो वहाँ पे पुलिस का नाका लगा हुआ था, सर्बिया पुलिस का, और उसने हमें रोक लिया। उसने रोक के तो कहा कि आप आगे बॉर्डर है रोमानिया, आप उधर नहीं जा सकते, अगर आप उधर जाते हैं तो फिर रोमानिया वाले हमें कॉल करते हैं कि सर्बिया से एंटर हो रहे हैं बंदे, तो आप उनको आगे रोक के, तो हमें बार बार बॉर्डर पर जाना पड़ता है, आप वापस जाएँ, आज आपने नहीं आना। तो टैक्सियाँ वाले 4 5 6 टैक्सियाँ थी, सारी वापस हो गई। कगिंदा कैंप गए, उसके बाद रात रेस्ट की, उसके बाद अगले दिन हम निकले। फिर अगले दिन हम दूसरी तरफ से निकले, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि इमिग्रेशन के पास उन्होंने हमें डिपोर्ट किया। अब उस तरफ से हम गए, उधर हमने टैक्सी ने उतारा, उधर से तकरीबन 3 घंटे हम चल के टूटियो के पास पहुंचे हैं, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। अगर पिछली वीडियो आपने वॉच नहीं की तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो भी वीडियो वॉच कर सकते हैं। और उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाई हुई है, इसमें मैंने वीडियो जो है वो कम बनाई थी। तो इधर क्या हुआ कि टूटियो के पास पहुंचे, वहाँ पे हमने रेस्ट की रात, उसके बाद सुबह निकले, सुबह हमने बॉर्डर क्रॉस किया। बॉर्डर क्रॉस करके बॉर्डर के पास ही थे, तो उससे पहले हमारा एक ग्रुप निकला था एक दिन पहले, तो वो जो है वो पकड़ा गया था। उसने मुझसे कॉल की किधर, हमने कहा बॉर्डर के बिल्कुल पास हैं, बस आधे घंटे तक पार होने लगे हैं। उसने कहा हम पकड़े गए हैं, हमारा वेट करें, तो इकट्ठे जाते हैं, हम वापस आ रहे हैं। अब वो तकरीबन 2-3 घंटे का वहाँ से फासला था हमारा, वो बेचारे चल के वापस हमारे पास आए। उसके बाद थोड़ी देर घंटा उधर रेस्ट किया, उसके बाद हमने इकट्ठे जो है वो बॉर्डर क्रॉस किया। तकरीबन कह लें कि वो 50-60 लड़के हो गए थे सारे इकट्ठे मिला के, साथ वो लड़कियाँ भी थी। बॉर्डर क्रॉस करते साथ एक नाला था, नाले के अंदर सूखा हुआ नाला था, उसके अंदर सब चले गए हैं, लाइन से चल रहे हैं हम। अब आगे जो है वो 1 नंबर रोड है, रोड था वो कच्चा पिया था, उसको 1 नंबर रोड कहते हैं। वो क्रॉस करके फिर हमने नाले के अंदर जाना था। जब ऊपर टैंकर हुआ, उसने ऐसे देखा तो पुलिस की गाड़ी थी, उसने कहा पुलिस आप नीचे बैठ जाइए। अब हुआ गया कि उस नाले के अंदर कैमरा लगा हुआ था, बहुत सारे लड़कों ने देखा वहाँ पे, मैंने नहीं देखा, लेकिन वहाँ पे कैमरा लगा हुआ था। उस कैमरे में उन्होंने हमें देख लिया और उन्होंने आगे हमें उस नाले में ही घेर लिया ऊपर से। उसने सबको बाहर निकाला, बाहर निकाल के उसने हमें कहा कि किसको इंग्लिश आती है, उसने कहा सब, डेंगर कहता सबको इंग्लिश आती है। लड़के अच्छे थे, वो जो पुलिस वाले थे सर्बियन रोमानिया के, उनमें एक पुलिस तो वाला है बिल्ला, उसका बिल्ला नाम बड़ा मशहूर है उधर, बिल्ला रोमानिया का। बिल्ला वैसे क्रोशिया में भी है, वो भी बड़ा मारता है, और उसने हमारे लड़कों को जो पहले गेम में पकड़ी गई हैं उसमें काफ़ी उसने मारा था। अच्छा, जब वो उधर नहीं था बिल्ला, उसने कुंभी मंगवाई है, एक कुंभी उसमें आधे लड़के डाले, वो छोड़ आया। उसके बाद दूसरे ग्रुप में हमें लेके गया, मोबाइल वगैरह उसने सबके ले लिए। फिर उसने हमें बॉर्डर पे जब सर्बिया डिपोर्ट किया, मोबाइल दे दिए उसने। अब उसने हमें फिर दोबारा उधर ही डिपोर्ट किया जिधर से हम चले थे, जिधर को पिछली वीडियो मैंने आपको बताया, जिधर उसने हमें डिपोर्ट किया था, तो उधर डिपोर्ट किया। उसके बाद रास्ते में बिल्ला हमें मिला, जा रहे थे जब, तो बिल्ला खड़ा हुआ था नाके पे, तो उसने गाड़ी रोकी, उसने दरवाज़ा ओपन किया, उसने 2-3 को थप्पड़ मारे, और सामने जो थी वो लड़की बैठी हुई थी तीनों, उसकी वजह से उसने छोड़ दिया, लेकिन उसने मारना था फिर हमें, तो लेकिन मुझे उसने मारनी पड़ी था। जो हमारे साथ पहले लड़के थे जो पहले डिपोर्ट हुए थे 1 दिन पहले, वो भी साथ ही थे। उसने बताया कि उसने हमें बहुत ज़्यादा मारा। तो खैर अब वो डिपोर्ट हुए सर्बिया, उसने जो टैंकर थे उसने कहा सब वापस जाएँ उधर, अब हम रात को रेस्ट करेंगे, कल फिर बॉर्डर क्रॉस करेंगे। अब वहाँ से तकरीबन 3-3.5 घंटे चल के फिर हम उधर टूटियो के पास गए, उधर जाकर हमने रेस्ट किया, सुबह पानी वगैरह भरा। उसके बाद फिर हम बॉर्डर पे गए, बॉर्डर पे जाकर हमने 2 ग्रुप किए, उनका ग्रुप क्रॉस कर गया और वो तीसरी दफ़ा भी पकड़े गए और वापस उनको डिपोर्ट किया, फिर वो कैंप चले गए। अब हमें नहीं था पता कि वो डिपोर्ट हो गया, हमें उसके अगले दिन पता चला। हमने भी क्रॉस किया और हम रात को पकड़े गए हैं। अब हमने कनक में चले गए, और कनक में जब हमने नाला क्रॉस कर कनक में गए तो उधर कनक में जाते जो लड़कियां थी साथ, वो सीखनी थी, मतलब अगर आप इतने जोगी नहीं है तो फिर डेंकी ना लगाएं, क्यों आप डेंकी लगाती हैं, हमारे लिए डेंकी लगा रही हैं।
पिछली रात भी हमारे साथ थी और पिछले 2-3 से हमारे साथ थी। उनका बैग हमने उठाया हुआ था, कभी मैं कभी एक तो लड़का साथ और था उनका, मतलब वो बिल्कुल फ्री हैंड थी। एक लड़की थी उनमें काफ़ी थोड़ी मजबूत, उसकी मैं वीडियो भी मेरे पास है। थोड़ी सी, और वो अपना बैग उठा रही थी, लेकिन जो दूसरी 2 थी वो था थोड़ी मोटी थी, उनका बैग हमने उठाया हुआ था। और जब नाला क्रॉस करके हमारे जो नाले में से जूतों समेत हम गए हैं, तो जब उसके बाद हम कनक में गए तो कनक हम रेंग रेंग के चल रहे थे। अब वो लड़की जो है वो मुझे कह रही है, भाई वीरे वीरे ये मेरा चप्पल पकड़ लो। अब बंदा पूछे ना, आपके पास बैग है, आपका बैग भी हमने पकड़ा हुआ है, ऊपर से डेंकी लगा रहे हैं, और वो मुझे कह रही है मेरा जूता भी पकड़ लो। और मैं क्या बीबी चुप कर टूटी चल। मुझे इतना गुस्सा आया उसके, मैंने कहा सारी रात इसका मैं बैग पकड़ के लेके आया हूँ, साथ वो लड़का और मैं तो, और अभी भी बैग इसका हमने पकड़ा हुआ है, सही है। तो अभी इसको चप्पल भी अपनी नहीं पकड़ी जा रही, शूज़ थे उसके, और वो कह रही एक शूज़ मेरा तुम पकड़ लो। बंदा पूछे मेरे पास खुद 15 किलो वज़न है बैग के अंदर, रेंग रेंग के चल रहा हूँ। हाँ, मुझे बड़ा दिमाग मेरा ख़राब हुआ। फिर हम चलना शुरू हो गए। उसके बाद कनक में हम तकरीबन शाम तक बैठे हैं, 5 से 6 घंटे हमने कनक में रेस्ट किया। और उसके बाद जब रात हुई है तो हम पे चलना शुरू हो गए हैं। अब पे जा रहे हैं तो उसने, पुलिस वालों ने, जो बिल्ला ग्रुप था जिसके मैं बता रहा हूँ, उन्होंने नाका लगाया होता और दूर से उन्होंने देख लिया हमें दूरबीन से। उनके पास नाइट दूरबीन होती है, वो जब जहाँ से भी बंदा गुजर होता है दूर से तकरीबन 10 किलोमीटर तक उसकी रेंज होती है, वो उधर से देख लेते हैं दूरबीन से। अंधेरे में भी आपको नज़र आते हैं। तो अंधेरे में वो उसने मैं देख लिया, और उसने गाड़ी एकदम आई है, और हम साथ, मोंगरे नहीं होते, मोंगरों की फसल थी पहली, उसके अंदर हम लेट गए साहब। अब उनको पता था कि यहाँ से बंदे गुजरे हैं, अब उनको ये नहीं पता कि हम मोंगरों में छुपे हुए हैं। अब उन्होंने क्या किया कि जो कनक थी उधर लाइटें मार रहे हैं, ऊंची ऊंची आवाज़ें दे रहे हैं, सही है, आवाज़ें दे रहे हैं, हम नहीं बाहर निकले। अब जो आसपास की सारी वैलियाँ थी ना, सब उन्होंने ढूंढ ली, लेकिन हम उनको कहीं भी नहीं मिले। और हम जो दुआएं मांग रहे थे दिल में, यार इस तरफ ना आए, इस तरफ ना आए। और जब हम कच्चे पे आए थे ना, तो वहाँ पे रात को बारिश हुई थी, बल्कि उसी दिन बारिश हुई जब हम कनक में लेटे हुए थे। हम भीग गए थे सारे, और जो कच्चा पे था वहाँ पे हमारे पाँव के निशान लगे हुए थे, उन्होंने वो देखे। और उसके बाद जब लाइट लेके वो जो मोंगरों का वो क्या नाम है पहली थी, उसके अंदर जब आया तो सबसे आगे मैं था, उसने मुझे अत्ते ही ठुड्डा करवाया। मैं उठ के उधर चला गया और सबको उसने ठुड्डे मार के बाहर निकाला। सब बाहर आके लेट ऐसे बैठ गए कच्चे पे। और बिल्ला जो था उसने मुझे इधर, जो मेरी मतलब ये जो हड्डी होती है टांग की, इसके ऊपर उसने मुझे जो है वो पहले जाके ना ठुड्डा कस गए। उसके बूट, फौजियों के बूट आपको पता होता है पुलिस वालों के, उसने इतना ज़ोर से मुझे मेरा वो तकरीबन 2 हफ्ते मेरा ज़ख़म नहीं गया था, मुझे ज़ख़म हो गया था। उसके बाद जब उसने, एक लड़की मेरे साथ बैठी हुई थी, उसने उसको ठुड्डा मारा, और उसके बाद उसने देखा जब लड़की हैं, फिर उसने मारना बंद कर दिया। लेकिन जो पीछे था लड़का, उसने काफ़ी उनको मुक्के ठुड्डे उनको मारे। लड़कियों को नहीं मारा, लेकिन हमारे साथ जो लड़के थे, मुझे बस एक ही ठुड्डा उसका पड़ा। उसके बाद फिर कुंभी आई, उसने उठा के फिर हमें पीछे डिपोर्ट कर दिया। अब 2 दफ़ा हम डिपोर्ट हो चुके थे 2 दिन में, और हमारी जो है वो जवाबदेही की थी। हमने दूसरे ग्रुप से रब्ता किया, वो कहते हैं हम तो कैंप पहुँच गए हैं, हम 3 दफ़ा रिपोर्ट हो गए हैं। तो हमने फ़ैसला किया कि हम वापस जाते हैं, अब हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं है, खाना भी ख़त्म हो गया। तो हमने उधर से टैक्सी मंगवाई, और फिर हम वापस जो है वो ककिंदे कैंप। अब जब ककिंदे पहुंच गया हूँ कैंप में, तो मैं 2 डंके इधर रोमानिया की, और एक जो है वो ऑस्ट्रेलिया की लगा चुका था हंगरी से। और मेरा जो है वो दिल जो है, मैं कह रहा बस यार, या तो मैं बोसनिया चला जाऊँ, वहाँ से पैदल की गेम कर लूँ, लेकिन उसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा है, उधर भी बड़ा मारते हैं, पकड़ ले तो 10, 12, 14 दिन लग जाते हैं। अगर आप खुशबे आप बिल्कुल करीब पहुँचे हैं, 13 दिन, 12 दिन, 9 दिन आप चल के बिल्कुल पास पहुँचे हैं, बस एक दिन का सफ़र रह गया, तो आप पकड़े जाते हैं। उसके बाद फिर आपको वो डिपोर्ट करते हैं बोस्निया, फिर आपको हफ्ता रेस्ट करके फिर आपको गेम लगानी पड़ती है। तो वो थी। और एक थी शेड कैंप। शेड कैंप बिल्कुल लगता है क्रोएशिया के बॉर्डर के बिल्कुल पास, वहाँ से ट्राले की गेम जाती है। मेरा दिल था कि मैं वहाँ चला जाऊँ। अब हुआ क्या कि मेरे साथ जो लड़के आए थे यूनान से, वो सब ट्राले की गेम में पहुँच चुके थे 4 तारीख के, मतलब जून की 4 तारीख के वो सब इटली पहुँच चुके थे ट्राले की गेम में। अब मैं अभी तक वहीं था, और तारीख मेरे ख्याल है 11, 12, 13 तारीख थी।
और जून की 2022 की। और जब उस लड़के से मैंने रब्ता किया मैसेंजर पे, उसने कहा यार हम तो बड़े अच्छे तरीके से पहुंच गए हैं ट्राले की गेम पे, तो तुम रब्ता करो और मैंने गेम की है 3600 यूरो की, तो तुम मेरा जाकर नाम लेना, तो वो 3500 यूरो कर लेगा, तो 3500 की तुम गेम कर लेना। मैं क्या सही है। अब हुआ क्या कि जब जो लड़का हमारे साथ यूनान में वो था ना, क्या नाम है, जंगल में था, उसके साथ मेरा रब्ता था। वो कहता था मैं शेड कैंप में हूँ, आप इधर आ जाओ, जो जेंट है वो मेरा पतरी है, ठीक है, वो भतीजा है मेरा। मैंने उसके साथ रब्ता किया, उसने कहा वहाँ से 3 लड़के आने लगे हैं, गाड़ी कोई तुमने कोई किराया नहीं देना, टैक्सी उनको लेके आने लगी है इधर, उसके साथ बैठो, ये उनका नंबर है, उनके साथ बैठो और आ जाओ। मैं तैयार हुआ, कपड़े वगैरह मैंने धो लिए थे पहले ही, और उससे अगले दिन मतलब अब आज हम रिपोर्ट हो गए कैंप आए हैं, तो अगले दिन जो है वो मैं शेड कैंप पहुंच गया। मैंने एजेंट से रब्ता नहीं किया, मैंने उसको नहीं बताया, मैं टैक्सी में बैठा, सीधा तकरीबन 2-2.5-3 घंटे वो टैक्सी चली है बगैर किराए के, मैं शेड कैंप पहुंचा। तो उधर जाके जब क्या नाम है पहुंचा हूँ, मैंने वो हसन भाई से रब्ता किया, उससे मिला, उसने मुझे पानी वगैरह पिलाया, उधर खाना वगैरह खाया, उसके साथ ही मैं रहा। उसने कहा कल गेम निकलनी है, तो 3200 यूरो की मेरी बात हुई, तो मैंने कहा सही है। हालांकि पैसे मैंने ज़्यादा दिए हैं, 3000 में बात करनी चाहिए थी, लेकिन 3200 यूरो की मेरी बात हुई उसके साथ। उसने कहा कल आप गेम निकलनी है, जो गारंटी वगैरह है वो आप ओके करवाएं, पहले आपने गारंटी ओके करवानी होती है, फिर आप निकलते हैं। सही है, मतलब मैं हूँ और मेरी गारंटी जो वो उधर एजेंट बोलेगा कि आप सियालकोट से हैं, सियालकोट की फ़लाँ जगह पे आप पे फ़लाँ हुंडी वाले के पास फ़लाँ दुकान पे आप जाकर गारंटी रखवाएं, तो उसके बाद आपकी जो है वो गेम निकलेगी। अब मैंने अपने घर का, मैंने कहा 3200 यूरो बनते थे, तकरीबन 6 लाख और तकरीबन 7 लाख बनता था, लेकिन उसने मुझे कहा कि आप अगर यूरो में देंगे तो फिर रेट लगेगा, तब रेट था 213 रुपये, अगर आप पाकिस्तानी करेंसी में देंगे तो फिर आपका रेट लगेगा 220 रुपये लगा के, फिर आपने उधर देने हैं पैसे। वो तकरीबन 7 लाख और 2-3 हज़ार बनता था। तो मैंने अपने घर का आप पहले उधर जाए मनीग्राम पे, वहाँ से आप ले यूरो ले, पैसे उनको दें, यूरो ले, और यूरो जाकर 32 उधर रखवा गए। घर वालों ने 6,83,000 रुपया दिया उधर मनीग्राम वालों के, उनको उनसे 32 यूरो लिया और गारंटी मेरी रखवा के जिधर उन्होंने कहा था सियालकोट में। अब सियालकोट में उन्होंने गारंटी मेरी रखवाई और मैं रेडी था। जो ही वो सब लड़के सुबह इकट्ठे हुए हैं, तकरीबन 134-35 लड़के थे। अब वहाँ पे मैंने वीडियोस बनाई और वहाँ पे हमारी जो गेम थी ट्राले की, वहाँ से गेम शुरू हुई, और ये हमारा इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हमारा एपिसोड लास्ट होगा। नेक्स्ट जो है उसमें मैं इंशाल्लाह इटालिया पहुँच जाऊँगा, और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि मैं इटालिया कैसे पहुँचा। वीडियो सारी मैंने बनाई है रास्ते में थोड़ी थोड़ी सी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।